नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास हुआ शुरू। खुशफसाली, सैलाब और अमन व अमान समेत कई मसाइल पर होगी बहस। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू की कार्रवाई। 13 कोचिंग सेंटर किए गए सील। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। 2 कांवड़ियों की हुई मौत, कई जख्मी। पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटर मनु भाकर ने जीता कांस्य का तमगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दी मुबारकबाद। और ईरान में शदीद गर्मी की लहर जारी। गर्मी के बायस सरकारी छुट्टी का ऐलान। दफ्तर और बैंक रहेंगे बंद। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इतवार की देर शाम उसूलों की खिलाफवर्जी के मामले में 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि यह कार्रवाई मेयर शैली ओबराय के हुक्म पर की गई है। कॉर्पोरेशन ने इस इलाके को आसपास के कुल 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है जहां यह हादसा हुआ है। मेयर का कहना है कि कल के अलमनाक वाकये के बाद एमसीडी ने राजेंद्र नगर में तमाम कोचिंग सेंटरों के उसूलों की खिलाफवर्जी कर रहे थे, सील करने का अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर यह मुहिम पूरी दिल्ली में चलाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पानी जमा होने की वजह जानने के लिए एमसीडी ने मुसलसल जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि सिस्टम को चेंज करने का ख्वाब देखने वाले तलबा आज खुद सिस्टम के शिकार बन गए हैं। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है वो बाकी वो जो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज का परमिशन कह रहे हैं उसके बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट ये तो क्लियर है कि किसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था। सर एमसीडी आप देख रहे हैं, इस तरीके किस एंगल पे आप काम कर रहे हो सर? एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे और जैसा कि मैंने बताया जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर अभी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और इसमें जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, बेसमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड फैक्टर्स, सभी एंगल से इसको प्रॉपरली देखा जा रहा है। मेरे साथ में एमसीडी के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ इंटरेक्ट किए थे, तो हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं। उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें और अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और भरोसा रखें कि इस केस में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई। 27 जुलाई को राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद बिल्डिंग बायलॉ की खिलाफवर्जी करके तहखानों को लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल के तौर पर इस्तेमाल करने पर लाइब्रेरियों के मालकान तलबा से लाइब्रेरियों को खाली करा रहे हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद तलबा मुश्तइल हैं और सड़कों पर उतरकर इंसाफ के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरा कर रहे तलबा को पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की। जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो तलबा को डिटेन कर लिया। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि तकरीबन 8 से 10 तलबा की मौत हुई है, जबकि बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 तलबा की मौत हुई है। सर, जब तक एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा हम नहीं हटेंगे। सर, आपको हमारे ऊपर लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए कि आप एमसीडी
एमसीडी कमिश्नर को बुला दीजिए, हम यहाँ से हट सकते हैं। आज यहाँ मारेंगे, कल पटना में भी स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे, कितना मारोगे? पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा। 65% तो यूपी है, हमारे साथ तो गलत नहीं करते। बात भी अगर आप ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो छात्र इसमें मारे गए हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को ये अपार कष्ट जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। जहां तक इस घटना का विषय है, कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई के लिए हमारी जो एमसीडी की मेयर हैं वो कल से सक्रिय भी हो गई हैं। हमारे डॉक्टर सेली ओबराय, हमारे स्थानीय विधायक और सेली ओबराय जी, वो लोग वहां मौके पे भी रात भर मौजूद रहे। मैं एक दूसरी बात ये भी करना चाहता हूं कि जो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, आतिशी जी का, गोपाल राय जी का और इमरान हुसैन का जो वीडियो सामने आया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का, वो मीटिंग बारिश के पहले हो रही है। उस समय उन्होंने, मंत्रियों ने बार बार कहा कि डीसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है और लंबे समय से ये समस्या है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एलजी की है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को आप सजा दे रहे हैं, उनकी जिंदगी आप नरक बनाना चाहते हैं। आपने जबरदस्ती करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक अध्यादेश जारी करके दिल्ली के सारे अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग के छीन लिए। और अब जब कार्रवाई करने की बात आती है तो एलजी के साथ मिलकर आप साजिश रच रहे हैं। ये बीजेपी की गहरी साजिश है कि दिल्ली को नरक बना के रखो, बर्बाद करके रखो। इनको एक्सपोज करेंगे, इनको पूरे देश और दिल्ली के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सीजीआई महोदय से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके देखिए क्या हालत बना रखी है इन्होंने। ऐसी साजिश आप रच रहे हैं कि नाले भरे रहें, बाढ़ आ जाए, कोई फर्क नहीं। मंत्री बार बार कहते रहे आपको साइट जाने का मौका नहीं है, आपको कार्रवाई करने का मौका नहीं है। तो ये किसके कहने पे किया गया? बीजेपी और एलजी के कहने पर। ये आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कमर्शियल एक्टिविटी एक दिन से नहीं चल रही। ये कोचिंग और बेसमेंट में जो क्लासेस चल रही हैं या लाइब्रेरी चल रही है, या क्या 1 साल से चल रही है जब से बीजेपी गई है और आम आदमी पार्टी आई है। 15 साल तो बीजेपी थी यहां पे, आज एक दिन से तो नहीं चल रही है। ये कोचिंग सेंटर और बेसमेंट में क्लासेस तो वर्षों से चल रहे हैं। किसकी मिलीभगत से चल रहे थे आप बताइए मुझे। और खुद आज एलजी का बयान है कि 10 साल से नाले साफ नहीं हुए एमसीडी के। तो कौन 10 साल से एमसीडी में कौन बैठा हुआ था? बीजेपी बैठी हुई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के हादसे पर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये शर्मनाक है। उन नौजवानों के ख्वाब बर्बाद हो गए हैं जिनके वालिदैन की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। ये मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बेहद अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सबसे अहम बात इस बात को यकीनी बनाना है कि ऐसा दोबारा ना हो। ये शर्मनाक है, कोई आपको मालूम है कि इसमें कोई शक नहीं है कि शर्मनाक बात है कि जब कोई जवान लड़के के सपने ऐसे बिल्कुल मतलब बर्बाद कर दिए हैं, उनके परिवार के भी आशाएं सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। ये तो बहुत दुखद बात है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और एक पूरे जो हमारे एक जेनरेशन का आप भविष्य देख लीजिए क्या हालत है। देखिए, जो जीवन नष्ट हो गया तो उसके बाद में क्या सोल्यूशन ले आ सकेंगे आप इनके लिए और उनके परिवार के लिए। हाँ, कुछ कॉम्पेंसेशन देना ही चाहिए, अच्छी तरह देना चाहिए, लेकिन आइंदा ये नहीं होना चाहिए। ये है सबसे बड़ी जरूरी कि किसी और को यही दुख जो उनका परिवार अभी महसूस किया है, ये किसी और को नहीं होना चाहिए।
ओल्ड राजेंद्र नगर के हादसे पर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कहा है कि बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। अब ये सरकार आपकी है या बीजेपी के जरिए तकर्रुर किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हादसा क्यों हुआ और कैसे आइंदा ऐसे हादसों को होने से रोके, इन सब पर बातचीत होनी चाहिए। बच्चों से हुकूमत का कोई वक्त बात करे तो हम इसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन अभी तक बच्चों से कोई बात करने नहीं गया है। पीएम मोदी को दुनिया की फिक्र है, लेकिन मणिपुर और दिल्ली में जो बच्चे मुजाहरा कर रहे हैं उनसे मिलने नहीं जाएंगे। बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है? आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ हादसा? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हादसे हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक। बच्चे सड़क पर उतरे हैं, हाँ? उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। सर, मणिपुर में ब्लेम गेम लगातार चल रहा है। ये ब्लेम गेम में ही देश खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी को दुनिया की फिक्र है। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे, रशिया जाएंगे, हाँ? अब यूक्रेन जा रहे हैं, मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, और मोदी जी यहाँ बच्चे हमारे जो हादसे के शिकार हुए उनके पास नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, बस। मध्य प्रदेश के मोरिना में देवरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ है। हाईवे पर एक कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। नेशनल हाईवे पे थाना सिविल लाइन अंतर्गत देवरी के पास में एक एक्सीडेंट हुआ। कांवड़िए जो है वो एक ट्रैक्टर से, कुछ लोग ट्रैक्टर से चल रहे थे, कुछ लोग उनके साथ वाले पैदल चल रहे थे। पीछे से आने वाले एक कंटेनर ने उसको टक्कर मार दी ट्रैक्टर को। फिर वो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और वो जो कांवड़िए थे वो, उसमें 2 कांवड़ियों की मृत्यु हो गई और कुछ लोग उसमें घायल हैं। 4-5 लोग। कितने लोग घायल हैं? लगभग 4-5 लोग घायल हैं। कुछ लोगों ने जाम भी लगाया था। हाँ बिल्कुल, जो उनके साथ वाले कांवड़िए थे वो फिर वहीं हाईवे पे बैठ गए और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और फिर उनसे बातचीत की गई और समझाइश के बाद फिर जाम खुल गया। ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। हाँ, ट्रक ड्राइवर को जो है अरेस्ट, जो है अभी ट्रक ड्राइवर भी अभी थोड़ा घायल है और वो भी इलाजरत है। आईएनए मार्केट में एक फास्ट फूड शॉप और एक रेस्टोरेंट में आग लगी है, जिसमें तकरीबन 5 से 6 लोग झुलस गए हैं। इनमें फास्ट फूड कॉर्नर का मालिक भी शामिल है। अभी तक आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड अफसर का कहना है कि हमें सुबह 3:20 पर आग लगने की इत्तला मिली थी कि आग बढ़ भी सकती है, लेकिन बर वक्त आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने पर मनु भाकर से बात की और उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात करने पर मनु भाकर ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने मसरूफ शेड्यूल में से वक्त निकाला। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। हेलो, नमस्ते सर। मनु, नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया।
बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश बिल्कुल को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। I mean, before coming to the Olympic Games, also we had this session with him, very motivational and all. I felt really good at that he took out time in his like this busy schedule. Also, he made time for us, and even after the medal, we had a long conversation, and he congratulated me, and it means a lot to me. Like him taking out time in his like so many things he has to do, but yeah. Feels good. 2024 के ओलंपिक में भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उसमें से 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में हमारे खिलाड़ियों पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कुल मिला के 95 मेडल हमारे 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में है। खास करके विशेष बात यह है, और मैं सबसे पहले अभिनंदन भी देना चाहूंगा हमारे मनु भाकर को, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा है, भारत का गौरव बढ़ाया है। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हमारी मनु भाकर ने खेलो इंडिया के तहत उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा कि देश को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है, तो हमें बच्चों में, यूथ में रहे हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, नेशनल गेम्स का आयोजन करना होगा, तब जाके देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इस बजट में भी 900 करोड़ से अधिक आवंटन खेलो इंडिया में करा गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पहलवान गीता फोगाट ने कहा है कि यह फख्र का दिन है क्योंकि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने मनु और उनकी फैमिली को मुबारकबाद दी है। बहुत ही खुशी का और गर्व का दिन है कि पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत देश को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। तो सभी देशवासियों को और मनु भाकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने हमारा देश का मान ओलंपिक में बढ़ाया है। और मैं आज ही महाराष्ट्र के दंगल में मैं आई हूँ, तो मेरे सभी खिलाड़ियों से, सभी महिला खिलाड़ियों से, पुरुष खिलाड़ियों, सभी पहलवानों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी दिन रात मेहनत करते रहिए। आप जिस तरह आज दंगल का आयोजन हुआ है, बहुत ही शानदार दंगल, मिट्टी का दंगल हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मिट्टी के दंगल को ओलंपिक में अभी तक मान्यता नहीं है, तो मैट के आप मिट्टी के साथ साथ मैट के दंगल, मैट के ऊपर भी मतलब अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी और ओलंपिक की सोच करके आप तैयारी करें। उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास हुआ शुरू। पुष्पशाली, सैलाब और अमन व अमान समेत कई मसाइल पर होगी बहस।
राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू की कार्रवाई, 13 कोचिंग सेंटर किए गए सील। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 कांवड़ियों की हुई मौत, कई जख्मी। पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटर मनु भाकर ने जीता कांस्य का तमगा, वजीर-ए-आजम मोदी ने दी मुबारकबाद। और ईरान में शदीद गर्मी की लहर जारी, गर्मी के बायस सरकारी छुट्टी का ऐलान, दफ्तर और बैंक रहेंगे बंद। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।